चलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के ये क्या है? पेपर है? मजे ले रहे हैं वो भी मेरे का। चले आगे। अरे इसका तो 4 आएगा ना ये। फिर है तो ऐसे ही तो उल्लू बनाते हैं लोगों को दुनिया में। किसको पता चला? खाली तेरे को। तू चुप हो जाए तो बाकियों को तो ये लगेगा कि सर तो डायरेक्ट ही आंसर बता देते हैं। वही तो कह रहा हूँ, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है मार्केट में। पहले देखो, रॉयल ने अगर आपको हुडी दी है तो रॉयल के हुडी पहन के आना है। हुडी मतलब ये जो तुमने पहन रखी है ना जैकेट, इसको हुडी कहते हैं। जिस जैकेट में टोपा साथ में रहता है उसको हुडी कहते हैं। ठीक है? नहीं तो क्या है, रॉयल में अपने जो बाकी स्टाफ है ना, वो अतामाजी सटकली वाला काम है उनका। फिर वो रोकेंगे इधर चल निकाल, तो अपने को अच्छा फील नहीं होगा फिर। इसलिए ऐसी कोशिश करें कि रॉयल की ही पहन के आए, है ना? कोई मुसीबत है तो पहले ही बता दे कि मैं ये इसलिए पहन के आया हूँ कि मेरे घर में ओले पड़े थे कल, भीग गया मामला। चले आगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। तो बढ़िया मुंह से बड़ा रहा है, पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, मुंह से ही बड़ी हो रही, तेरा दिमाग बड़ा कर लेता। मैं कह रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म को उधर देख रहा हूँ। चलो, जल द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था अपस्फुटन। भूमि संरक्षण का तात्पर्य क्या है? सतह विसर्पण में कणों का आकार आधा मिलीमीटर से ज्यादा होता है। किसी मृदा द्वारा प्रति हेक्टेयर प्रदान किए गए उत्पादन की मात्रा मृदा उत्पादकता कहलाती है। कौन बात कर रहा है? निम्न में से किन कारणों से, अच्छा क्या ये वाली देखना है? पहाड़ी क्षेत्र एवं अन्य ऊंचे स्थानों की उर्वरता मैदानी एवं समतल भूमि की अपेक्षा। बोले सर ये हिंदी समझ में नहीं आई। आईसीआर ने तुम्हारे लिए बनाया पेपर। निम्न में से किन कारणों से मृदा उर्वरता घटती है? सभी लगाया भी कि खाली यही आंसर दे रहे? कुछ बच्चे आंसर की में कुछ और लगा के आते हैं और जब देख लेते हैं फिर यहाँ उससे उत्तर बताते हैं। ऐसे भी है। कुछ एक गलत लगाया था फिर उसमें जबरदस्ती सही करवाने की कोशिश करते हैं। ये आया है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक है? सभी है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है कार्बनिक पदार्थ। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्राकृतिक है और ये अलग जा रहा है। शुष्क खेती में उर्वरक की मात्रा सामान्य रूप से आधी। रंध्रों को बंद करने वाला एट्राजिन लगा के आ गए तुम तो। केवलिन कैसा है? शुष्क खेती में सामान्य की तुलना में पौधों की संख्या कम रखते हैं। कुछ लोग ज्यादा लगा के आ गए। चलो, बाजरा की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्म है? मोट वारालक्ष्मी कपास की। मोट के शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है? जड़िया ज्वाला। जिन बच्चों ने चार्ट याद नहीं करा उनके 2 नंबर कट गए। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए कितने गोबर की खाद डालेंगे? शुष्क खेती में 10 टन। शुष्क क्षेत्रों में मृदा गोबर की खाद डालनी चाहिए 3 वर्ष में 1 बार। सरसों के साथ बरसीन की खेती करना कहलाता है वृद्धि कार्य। मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना कहलाता है।
कंफ्यूजन क्या है? मैंने तो लिखवाया कि मक्का 2, उड़द 2, सर फसल। लेक्चर में बताया ये तो। गेहूं एवं चना को एक साथ बिना कतार बोना कहलाता है। बिना कतार में मिश्रित से उत्तर आएगा। अंतरा सेशन में गेहूं सरसों का अनुपात विभिन्न ऊंचाई आ जाए तो बस एगोमेजन के लिए असत्य कथन है। अमाशय का 80% भाग घेर लेगा तो रोमेन बेहोश हो जाएगा। सबसे बड़ा रोमेन होता है ना। सही है, साइन तो करो उस पर। जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ना, बच्चे मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते यार। फिर वहाँ कॉलेज में जाते वापस आते ना मिलने, तो फिर एक डायरी लेके आते, सर आपके साइन कर दो ना यहाँ 4 लाइन लिख। फिर मैं कहता हूँ मैं तो अंगूठा लगाऊंगा। पीछे वालों, तुम यहाँ हो मानसिक रूप से कि सिर्फ शारीरिक रूप से? प्रदीप, हाउ आर यू? You're fine. Oh my God. The English is so good. चला आगे। क्या पढ़ रहे थे तुम? फसलों का वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स। फर्स्ट, अच्छा हिंदी बोलूं यूं? मैं अंग्रेजी इसलिए बोलता हूँ कि तुमको है ना ये सुनने की आदत, समझ में तो यूं भी नहीं आती है और यूं भी नहीं आती। पर जैसे अपन फर्स्ट डे कॉलेज में जाते हैं, प्रथम दिवस, तो इतनी हिंदी बोलेंगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी। तो वहाँ प्रोफेसर आता है, उसकी आदत क्या मालूम, वो खुद भी देसी धमाका है। वो इंडिया में हिंदी आदमी रहेगा, साउथ का नहीं हुआ तो, है ना। पर वो फर्स्ट डे बच्चों पे इंप्रेशन जमाने के लिए जबरदस्ती अंग्रेजी बोलता है। Today, first of all, we are studying the topic genetics and plant breeding. So, as you know that Mendel is considered the father of genetics, and he just given 3 laws of inheritance. तो अपने जैसे क्या है कि हिंदी मीडियम के बच्चे बेहोश होने की कोशिश करते हैं, उनका मन करता है सांस रोक के मर जाऊं। धोखा हुआ है मेरे साथ। तो यस महेश जी प्लीज हाँ जाओ। अच्छा खाली इधर ही छेड़खानी करो, ठीक है। तो शेर ले जाएंगे, मानेंगे थोड़ी। तो मैं इसलिए बोलते रहता हूँ कि कोई कुछ भी बोले तुमको पता रहेगा। अंशुमान सर बोलते थे तब भी समझ में नहीं आती थी, आदमी बोल रहा तब भी नहीं आती। एग्रीकल्चर तो एक जैसा ही है। समझ में आया कि नहीं? हाँ नहीं समझे? अच्छा सबसे ज्यादा मजे तो तब आते जब तुम वो देने जाओगे ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब वहां जिसकी ड्यूटी लगी रहती है वो हो सकता है कि कहीं प्राइवेट कॉलेज का प्रोफेसर हो, कहीं अटैचमेंट वाला आदमी हो, तनख्वाह 10, 12, 15 हजार ही हो। और आगे के स्टूडेंट्स just hear me. I want to say that do not touch computer. Follow all the rules. Listen to your instructor. फिर तुम बोले यो अंग्रेजी बोले यार भैया, तो अपना सुनना ही नहीं, अपने हिंदी में पूछना है भैया ये छुआ चल नहीं रहा है। दादा वो हंसाने के लिए आदमी लेके आए थे कल हम, तो वहां भी नहीं हंसा, यहाँ भी नहीं हंसता है। ऐसा आदमी हंसा कर, मैं क्यों जोकर बन के घूम रहा हूँ जिंदगी, ताकि तू हंसे। चलो चले आगे। तो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपन है ना, और ऋतुओं के आधार पर पढ़ लिया अपन ने। अब दूसरा वर्गीकरण जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, आर्थिक वर्गीकरण, है ना। इसको कहते हैं अपन
उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? अच्छा एक बात बताओ मैं तुमको, सीयूईटी और जेईटी में एक ही वर्गीकरण दिया हुआ है, वो भी ये वाला, और इसीलिए सीयूईटी 2024 में 3 से 4 प्रश्न वर्गीकरण में से अनाज दलहन तिलहन जो है उन्होंने एक ही दे रखा है बस एग्जाम्पल में। अरे अपन 8 वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, पर सीयूईटी ने सिलेबस में कितना दे रखा है? पूछता सब में से वो, पर दे एक ही रखा है उन्होंने, है ना। तो इसमें फसलों को 10 भागों में बांटा है। बंद करो किताब। पहले होती है अनाज वाली फसलें, फिर होती है दलहनी फसलें, फिर होती है तिलहनी फसलें, फिर होती है रेशे वाली फसलें, फिर होती है शर्करा वाली फसलें, फिर होती है चारे वाली फसलें, फिर होती है मसाले वाली फसलें, फिर होती है रंग वाली फसलें, फिर होती है औषधीय फसलें, और फिर होती है उद्दीपक फसल। उद्दीपक को अपन कहते हैं नशे वाली फसल। कितनी हो गई बेटा? 10 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1 2 3 4 5 6 7। मैं वही चेक कर रहा था, मैंने बताया था ना एक बार मैं चेक करता हूँ। याद आया बस? नहीं होना। चलो हम बता, विदेशों में क्या है, जैसे मानसिक रूप से कमजोर होना एक आनुवंशिक गुण है ना। जन्म से ही कुछ लोग जो है उनका आईक्यू कम रहता है, उनके समझ में कम ही आती बातें। अपने गांव में कई सारे लोग अपन ने देखेंगे नहीं देखे, वो पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अनपढ़ भी हो सकते हैं, पर उनको कोई भी चीज ज्यादा समझाओ तो कम समझ में आती। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आईक्यू। क्या कहते हैं? कुछ लोगों का आईक्यू कम होता है और कुछ लोगों का आईक्यू ज्यादा होता है। अब विदेशों में क्या है, कम आईक्यू वाले लोगों के लिए अलग से स्कूल खोल रखे सरकार, यहाँ भी खोल रखे हैं, पर यहाँ बहुत ही कम है। तो एक शहर में एक स्कूल तो खोल ही रखा है वहां पे, पर वहां क्या है कि ये समझाना मुश्किल है माँ बाप को कि तुम्हारा बच्चा मानसिक रूप से कमजोर, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो वहां के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने और टीचर्स ने मिलकर एक विधि बनाई जिसको कहते हैं टिकलिंग मेथड। उसमें क्या करता है कि टीचर क्लास में जाता है, वो भी विशेष पिताजी को भी ले जाता साथ, है ना, और बिठा देता है पढ़ाने, और फिर ऐसे आवाज निकालता मुंह से। तो जो बच्चे इस बात को रिपीट करते हैं, इसका मतलब उनके अंदर अपने आप को रोकने की क्षमता कम है, वो मानसिक रूप से थोड़े से बोले आप बेइज्जती कर देते हैं, तो तुम ऐसी हरकतें करते क्यों? मतलब आदमी के अंदर एक क्षमता है खुद को रोक लेने की। इच्छाएं तो बहुत सारी होती है ना, अपनी इच्छा तो है कि अभी इस मास्टर खोपड़ा फोड़ दे, पर रोक के बैठे हुए हैं। तो आदमी अपने आप को रोक सकता है, आदमी सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो खुद डिसाइड करता है क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये रोकने की क्षमता भी अपने आप में डिसीजन मेकिंग में सहायता करती है। अब किसी की रोकने की क्षमता ही कमजोर है खुद को, तो फिर तो वो हर बहकावे में आ जाए। कुछ लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि उनमें खुद को रोक के रखने की क्षमता नहीं होती। ज्यादातर बच्चों को मालूम था कि सर कुछ भी बोले नकल थोड़ी करना है आप, तो फिर भी देखो अब तो अपने आप में ही शर्मिंदा हो बैठे हुए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें की जाती है चेक करने के लिए। मैं बताता रहूंगा समय समय पर है। जब मैं हाई करता हूँ तब भी 2-4 हाई करते हैं उधर से। अब कोई करे समझ जाना, तो वही है। अब अपने स्कूल तो अलग कर नहीं सकते, तो ऐसे ही काम चला लेते हैं। मैं तो चेक कर लेता हूँ, हर क्लास में चेक कर रखे मैंने, 5-5 15-15 है ऐसे। अंदर से इच्छा होती है बहुत जोर से कि मैं भी करता हूँ, बड़े मजेदार है। और कुछ तो रोक लेते हैं, जो नहीं रोक पाए वो खुद ही अपने आप को रोकने की कोशिश, ऐसे मन कर रहा जोर से, पता मैं भी करूंगा, नहीं करता। ये साइंस है, ये बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा मैं यूं भी कहता हूँ, ऑनलाइन वाले घर बैठ के कर रहे होंगे,
हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी है जो अपनी समझ में नहीं आती पर होती है दुनिया। चले आगे। तो ये आर्थिक वर्गीकरण जो है यही एग्जाम में आता है। अब समस्या की जड़ क्या है कि जो अनाज है उसको अंग्रेजी में कहते हैं सीरियल। क्या कहते हैं बेटा? पर अपने राजस्थान में सीरियल तो यहाँ अंग्रेजी में लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं खाद्यान्न। क्या लिख देते हैं? और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। खाद्यान्न मतलब तो अनाज भी होता है, दलहन भी होता है और तिलहन भी होता है। तो मे भी पॉसिबल के जेईटी के पेपर में खाद्यान्न लिखा है तो उसका अंग्रेजी देखना, वो खाद्यान्न नहीं कहना चाह रहा, वो क्या कहना चाह रहा है? अनाज, सीरियल कहना चाह रहा है। तो इंग्लिश देखोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं तो पूछे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कितना है, अपन अनाज का लगा के आ जाएंगे। फिर यहाँ मैं बताऊंगा तुमको खाद्यान्न में अनाज दलहन तिलहन तीनों जोड़ के लगाना, ध्यान रखना है ना। बाहर पढ़ने जाते हैं जब भी बेइज्जती होती है अपनी, फिर दिल्ली विल्ली में सामने वाला का फूड ग्रेन्स, अपन सोचते हैं कि ये सीरियल की बात कर रहा है, खाद्यान्न मतलब सब। पर 12वीं किताब में ऐसा लिखा, अपन क्या ही कर सकते। तो अनाज वाली फसलों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? सीरियल। दलहनी फसलों को क्या कहते हैं? पल्सेस। इनको क्या कहेंगे? ऑयल सीड्स। अब नहीं बोलेंगे ना, जो गिनती ज्यादा आगे आगे बोलेंगे। रेशे वाली फसलों को क्या कहेंगे बेटा? फाइबर क्रॉप्स। शर्करा वाली फसलों को शुगर क्रॉप्स। चारे वाली फसलों को फोडर क्रॉप या फोरेज क्रॉप, है ना। अच्छा, इसका एक संस्थान है झांसी में, पता है तुमको? IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? झांसी। चारे वाली फसलों का अनुसंधान केंद्र, झांसी, उत्तर प्रदेश। मसाले को क्या कहेंगे? स्पाइसेस। मसाले स्वाद को बढ़ाते हैं। एक आते कॉन्डामेंट्स, वो सुगंध को बढ़ाते हैं। भोजन में दो तरह की चीजों का प्रयोग होता है, एक स्पाइसेस और एक कॉन्डामेंट्स, तो वो सुगंध बढ़ाते हैं, है ना। फिर रंग वाली फसलों को क्या कहेंगे अपन? औषधि फसलों को मेडिसिनल क्रॉप, और नशे वाली फसलों को कहते हैं स्टिमुलेंट्स। मैं इसी की बात कर रहा था। स्टिमुलेट करना मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, है ना। स्टिमुलेंट्स दो तरह के आते हैं। जो पदार्थ इंसान की उपापचयी क्रियाओं की दर को कम या ज्यादा कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टिमुलेंट्स। अपन कहते हैं नशे वाले। जैसे कुछ नशे जो रहते हैं वो सीडेटिव होते हैं, वो आदमी को नींद में ले जाते हैं। श्वसन दर कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, आदमी ऊँघने लगेगा। कुछ नशे जो है वो भड़काऊ नशे होते हैं, उद्दीपक क्रियाओं, वो अपने उपापचयी क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। आदमी तोड़ फोड़ करने की सोचता है, दौड़ता भागता है, कुछ न कुछ बवाल करने की सोचता है ना। तो दो तरह के नशे, एक आदमी को ठंडा कर देते, एक आदमी को गर्म कर देते। लड़ाई झगड़े को उतारू हो जाता है, आया कौन पहलवान है इस गांव में आज, फिर जूते खा के मानता है। तो जो नशे वाली फसलें हैं ये भी इंसान की निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है ना। उसको कहाँ रुकना वो भूल जाता है, जरूरत से ज्यादा बोलने लग जाता है, या परमानेंट चुप ही हो जाता है। वो 4 घंटे तक देख सकता है एक ही जगह पे, है ना। पंखा ही बंद पंखा देख रहा हो। अच्छा, अपन तो पंखा देखे सोचे कि यार धूल जम रही है, घूमेगा नहीं घूमेगा, छोटा पंखा बड़ा पंखा, वो सोच ही नहीं रहा, वो बस खाली देख रहा है। फिर अपन उससे कहें भाई हाथ तो नीचे कर ले, उसके स्वभाव से हर ताल से देख के लग जाता है कि इसने उद्दीपक फसलों का सेवन किया। तो अनाजों में तो तुम जानते हो कौन कौन आता है? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, खंगनी, काकुन, चीना, कुटकी, सब लिखा हुआ है वनस्पति के नाम। दलहन में कौन आता है? जिनकी दाल बनाते हैं, है ना। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, मोठ, चौला, राजमा, लोबिया, है ना, अरहर। सोयाबीन आता है कि नहीं आता? कोई पूछे कि दोनों हैं तो भी सोयाबीन, कोई पूछे कि दलहन नहीं है तिलहन ही है तो भी सोयाबीन। बताया था मैंने तुमको पहले।
है ना। मूंगफली को दलहन में कभी काउंट नहीं, उसका कुल भले लेग्यूमिनेसी है पर उसकी दाल नहीं बन रही। वो हमेशा क्या है, शीट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी और सी दोनों नहीं आएगा, है ना। उसका आंसर क्या आएगा, सोयाबीन, है ना। मूंगफली किसी भी हालत में कोई भी दलहनी उसको नहीं कह सकता, भले उसका कुल लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी का दलहन से ज्यादा लेना देना नहीं। जो दाल बना के खाई जाती है वो दलहनी फसल, ठीक है, समझे कि नहीं। नहीं तो फिर तो रिज का भी दलहनी लिख, हालांकि वो लिखता है कि दलहनी चारे वाली फसल है, और दलहनी वो कहना लेग्यूमिनेसी चाहता है, पर जब दलहन वर्ग बनाया गया तो उसमें मानव खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त दलहनों को ही रखा गया, है ना। पूछता क्या है, दलहनी चारे वाली फसल है, रिज का बरसिम, दलहनी से मतलब लेग्यूमिनेसी को उनकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, पर रिज का बरसिम को चारे वाले वर्ग में रखते हैं, दलहन वाले वर्ग में, याद रहेगा। 6। अब तीसरा है तिलहन। तिलहन में भी अपन ने पढ़ा मूंगफली, मूंगफली, सरसों तेल, कुसुम, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, है ना। एक आता है राम तिल, क्या आता है, राम तिल, है ना, नहीं चल। एक आता है कैनोला सरसों, विदेशी सरसों, तारामीरा, और ऑयल पाम, इलाइस फिनेंसिस। ऑयल पाम बताया था पौधा मैंने तुमको, खजूर जैसा। हाँ, फिर रेशे वाली फसलों में अपना कपास, जूट, सनई, है ना, अलसी, भैंसा, ये सब काय में आएगा अपना, रेशे वाली। इसमें और बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे ल्यूका, क्या लिखा है, गल के आता है ना, चिकनी तुरई, नाम सुना तुमने कभी। वो जब सूख जाता है तो उसके अंदर भी एक गुच्छा रह जाता है। तो पुराने जमाने में अंग्रेज लोग क्या करते थे कि नहाते थे तो उससे घिसते थे, है ना, साबुन लगा के। अब वो जो नाइलॉन का आता है उसको भी ल्यूका ही कहते हैं। तो वो ल्यूका नहीं है, ल्यूका गिल की ओरिजिनल, पर अब वो उसकी फोटो कॉपी, उसको भी ल्यूका कहा जाता है। आधे से ज्यादा लोगों को तो मालूम नहीं उसको क्या कहते हैं। अरे वो आता है ना परत उतारने का, 15-20 दिन में एक बार नहाते हो तुम, मेल तो क्या केचुली निकालोगे। अच्छा मैं बताऊं, ये जो नहीं हंस रहे इनके लिए कहा गया है, जो रोज नहाते वो तो हंस रहे थे, पर उनको बुरा लग गया। हमारी सच्चाई मत बताया करो ऐसे ऑनलाइन। तुम बताओ, भैंस रोज नहाती है क्या, गाय रोज नहाती है क्या, पशु रोज नहाते हैं क्या, तो अपन क्या है, ये देखो ये खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। पशु ही बोल दिया, बोले जो बुलवाओ जो बोल देते। चले आगे। देश काल परिस्थिति और वातावरण के हिसाब से नहा लेना चाहिए, है ना। अब इतनी ठंड पड़ रही, सुबह 7 बजे लेक्चर लग रहा, नहाने के चक्कर में पता चला वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्टूडेंट। अंग्रेजी तो आती है तुमको यार। हाँ, फिर वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है, देयर वाज अ स्टूडेंट मतलब एक छात्र हुआ करता था। सब मैं उधर हूँ।
ऑनलाइन वालों, चलो। तो अनाज के बाद क्या देखा अपन ने? दलहनी फसलें। अब दलहनी फसलों में अपन ने बाकी सब पढ़ लिया। कुल्थी भी बताया था क्या मैंने तुमको? वेरी गुड। तिलहनी फसलों में कैनोला, ऑयल पाम, ये दो नाम एक्स्ट्रा है ऐसे जिनको अपन नहीं पहचान पाते, बाकी सबको अपन पहचान, है ना? ये दिख रहा ऑयल पाम? वेरी गुड। क्या क्या है ये? खजूर देखा? खजूर ऐसा ही गुच्छा आता है ना, ऐसे ऑयल पाम भी ऐसे ही होता है। इसके बीज को दबाते हैं, तेल निकलता है। यही तेल सबसे ज्यादा खा रहे हैं अपन भारत में, पाम ऑयल। ये तिलहनी फसल है, ये अरंडी है, ये सोयाबीन है, ये सरसों है, ये तिल है, ये भी तिल है, ये मोटी सरसों जाड़ी वाली, ये भी सरसों है, ये राम तिल है नाइजर, ये भी पीली सरसों, सब अलग अलग। ये शुगर पाम है। क्या है? मैंने कहा ऐसे खजूर जैसे दिखने वाले पेड़ पाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाम कहलाते हैं, है ना? अब इसके फल में से ऐसा मीठा मीठा पदार्थ निकलता है जिसका रस निकाल के उबालो तो गुड़ बन जाता है ना? तो ये भी शर्करा है। डायरेक्ट गन्ने का रस उबालो तो भी डायरेक्ट गुड़ बन जाता है। सीधा भी खाते हैं लोग फोड़ फोड़ के, तभी तो गुड़ बना। तू कहाँ मिलता है भाई? कम मिलता है पर मिलता है। इसका नाम शुगर पाम। सब ताड़ है। हाँ, ताड़ से गुड़ बनाते हैं ना अपने, कब से बना रहे हैं? सदियों से। हाँ, दक्षिण भारत में भी बनता है। इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इसमें? वो अलग है, वो ताड़ी पे पदार्थ दूसरे पेड़ से बनता है। ये ताड़ी वो नहीं है ना? वो ताड़ी का मतलब एक पेड़ होता है ऐसा ही लंबा वाला नारियल, उसमें कट लगा देते हैं, है ना? तो उसमें से छाछ जैसा रस टपकता रहता है। फिर वो आदिवासी लोग उसको पीते हैं तो नशा आता है उनको। तो वो बस क्या दिखाऊं, इतने सारे फोटो ही तो लगा रखे मैंने। चलो चलो देखो, तो गन्ना, चुकंदर, शुगर पाम और ज्वार की मीठी किस्में। मीठी किस्में लिखवाई थी मैंने तुमको, SPV 53, 84, 96। अब रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलों में बहुत सारे नाम है, कपास, जूट, सने, मिर्चा, हल्दी, डेचा, नारियल, ल्यूका। फिर देखो, सुपारी से भी रेशा प्राप्त होता है, केले के तने से भी रेशा प्राप्त होता है, बांस से भी रेशा प्राप्त होता है ना? सनहेल यानी सनई से रेशा, जूट से रेशा, कीना, कीना मतलब पटसन, सीसम, ये तो राजस्थान में बहुत है। पाइनएप्पल से रेशा प्राप्त होता है, पाम ट्री से रेशा, खजूर से रेशा, है ना? सब रेशे वाले। पाइनएप्पल छोटा सा। चारे वाली फसलें, गिलकी के अंदर का रेशा ये रहा, दिख रहा है? हाँ, पीछे वाला ये रोजेल, रेमी और रोजेल रेशे वाली फसलें। जो नाम अपने याद नहीं है उसको अंडरलाइन करके याद करना है। अब चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें क्या होती है बेटा? जो तुम खाते हो वो, तो जो पशुओं को खिलाते हैं वो क्या खिलाते हैं? बरसी, रिजका, जई, हाथी घास, अंगन घास, नेपियर घास, गुआना घास, सोडा, ज्वार, लोबिया, मक्का, चरी, ज्वार चरी। मसाले वाली फसल तो तुमसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है, मुझे बताओ रंग वाली फसलें कौन सी? कौन सी? कुसुम, कांटे वाली पत्तियां, और वो। अच्छा मुझे बताओ, कुसुम तिलहनी फसल है कि रंग वाली? दोनों है। और अलसी? तिलहनी और रेशे वाली दोनों है। औषधि फसलें, तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा के लोग। अच्छा मुझे बताओ, ये सबसे पहला फोटो किसका है? अश्वगंधा का। तुलसी का है ही नहीं उसमें। दूसरा किलो, तीसरा सफेद मूंछ, चौथा ईसबगोल, और पांचवा सर्पगंध, रॉ वोल्फिया सर्पेंटाइना। उद्दीपक फसलों में कौन आता है? चाय, कॉफी, अफीम, तंबाकू, धतूरा, भांग।
ये भांग, ये कॉफी है ना, ये तंबाकू है, ये अफीम, ये चाय और ये भांग। चाय पीने से भी दिमाग सक्रिय होता है ना, नींद उड़ जाती है ना, तो इसलिए उसको उद्दीपक, नशीली आदत पड़ जाती चाय पीने की। फिर जो आदमी चाय नहीं पी पाता उसको बहुत बुरा लगता है। इस चाय के चक्कर में तो लोग अमेरिका से नौकरी करते करते वापस इंडिया आ जाते हैं, बोले वहां अच्छी चाय नहीं मिलती। हाँ, बड़ी समस्या मालूम। यहाँ से जब आदमी बाहर जॉब करने जाता है ना, तो उसको बहाना चाहिए। जैसे अभी मैं तुमको कह रहा हूँ ना कि अपने एक बच्चे तमिलनाडु चले जाते हैं, बहुत पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, रैंक आ गई टॉप 20 में, उसको लगा MS स्वामीनाथन के कॉलेज में पढ़ूं, कोयम्बटूर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ चले जाता है, एडमिशन लेता है, 15 दिन में झोले झंडे लेके वापस घर आ जाता है। पापा मैं नहीं जाऊंगा। पापा के क्या हो गया? बोले नहीं वो साउथ इंडियन लोग है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे आ जाते हैं, कोई जान पहचान का आदमी नहीं दिखता है, उनको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती। जब भी अपन कहीं जाते हैं ना, तो अगर अपन अकेले हैं तो अपने को ऐसा पहले से ही पूर्वाग्रह रहता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, हालांकि कोई नहीं करता। जैसे कोई बिहार का, यूपी का बच्चा अपने साथ राजस्थान में पढ़ता, अपन उसके साथ भेदभाव करते हैं क्या? नहीं करते, ज्यादा ध्यान रखते हैं भाई तेरे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। और उसके मन में तो यही लगता है ना कि मैं बाहर का हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं कभी उसको खड़ा करके 2 सवाल भी पूछूं तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बाहर का हूँ इसलिए ऐसा कर रहा है। तो बच्चे को भी ऐसा ही लगता है कि मैं बाहर का हूँ इसलिए। कुछ नहीं, उसको ऐसा ही लगता है कि ये सब साउथ वाले इसलिए मेरे साथ ऐसा हो। जबकि वो भी बेचारे पूछते हैं खाना खाया कि नहीं खाया, ये नहीं खा पा रहा तो वो खा ले। वो चावल ही चावल खाते हैं, वो रोटियां बनवाते हैं अपने वाले बच्चों के लिए अलग से कि इनके रोटी बनाओ, पर फिर भी उनको ऐसा लगता है, अकेलापन फील होता है, घर की इनसिक्योरिटी। भाग के अगर वो 8 दिन रुक जाए तो काम वापस सेट हो जाए, फिर वो इधर आना ही पसंद, वही क्या कहेगा मालूम, साउथ ईस्ट बढ़िया है। जैसे मैं MP से राजस्थान आया तो मुझे अकेलापन महसूस हुआ। अब मेरे पास MP से ऑफर आते हैं, मैं उनको साफ मना कर देता हूँ कि नहीं भाई। बोले आप तो MP के ही हो, मैंने कहा है तो तो बोले अपने घर वापस नहीं आना, मैंने कहा यहाँ आना, मेरा घर देखना एक बार। यार मेरे परिवार में 3-4 हजार सदस्य हर साल आ जाते हैं, भारत की जनसंख्या बढ़ाने में हमारे परिवार का योगदान सबसे ज्यादा है। नहीं तो जहां जाओ वही अपना घर, जहाँ अच्छे लोग मिल जाए। क्या MP, क्या राजस्थान। मैं सोच रहा हूँ कि सर गोवा हुआ ब्रांच डाल दे तो उधर मैं ही संभाल लूंगा पूरा। नहीं, हिमाचल प्रदेश डाल दे कहीं टूरिस्ट प्लेस पे, उदयपुर तो हो ही गया 4 साल। बढ़िया पहाड़ों में चाय बनाएंगे, 15 बच्चे, 1 टीचर, खुश, एक नंबर। हाँ तू खुश तो हुआ कर। ये बच्चे सोच रहे किससे बोल रहे, तुमको क्या लेना देना, हमारे दोनों भाई के बीच की बात है ये। 2 बड़े बात कर रहे आपस में, छोटों को ध्यान नहीं देना चाहिए। चले आगे। हाँ आगे कहाँ जाओगे? अब मुझे बताओ धतूरा कौन सी फसल है? उद्दीपक फसल है ना। और अफीम और कुसुम, रंग वाली केलनी फसल, और अलसी, और चुकंदर, चुकंदर शक्कर वाली, और मीठी मक्का भी आती है पता है, स्वीट कॉर्न पड़ा अपन GMS वगैरह, 10 से 32% शक्कर पड़ा क्या? कैनोला। अभी कुछ बच्चे ऊँ करने वाले भी थे देखो। अभी मैं ऊँ कर रहा था ना, कुछ ने स्टार्ट कर ही दिया था, वो तो रुक गया मैं। ये चले आगे है, और पूछूंगा रुको। रेमी रोजेल है, रेशे वाली फसल। बेटा तू क्या पढ़ रहा है चश्मे वाले इतना ध्यान से?
चल तू खड़ा हो। क्या पढ़ रहा तू, ये तो बता। यही पढ़ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो तुझे टीचर जरूरत ही नहीं, 500 की किताब लेके निकल ले। अरे यहाँ मुझे इसलिए रखा है, बच्चे मुझसे पढ़े कि किताब में से पढ़ ले डायरेक्ट। चल बैठ जा, खड़ा क्यों हुआ था? तो रेमी रोजेल कौन सी है? और कैनोला और रामतिल और मेस्टा रेशे वाली। जूट मेस्टा सब रेशे वाली। लूफा। अच्छा देखो, उसका वानस्पतिक नाम क्या है गिलके का? चिकनी तुरई कहते हो तुम उसको। ल्यूपा सिलेंड्रिका, नाम ही ल्यूपा है उसका। अरे ल्यूपा सिलेंड्रिका है ना। हाँ। और लेइजा नीरे सासरिया वो कौन सी है? बोटल गार्ड। लोकी का ससुराल ले जाओ नीरे। हम तो ऐसे याद करते हैं ट्रिक से, तुम रटने लग जाते हो। ए राकेश हाइपोजिया किसका नाम है? मूंगफली का। तो वनस्पतिक नाम तो बहुत इजी है, बताओ रामतिल का क्या है? गुजोटिया एबेसिनी का क्या है? इरेंगा पिन्नाटा किसका है? शुगर पॉम का। तुम याद ही नहीं करते हो यार। फेनिकम सुमाट्रेंस। ये तो कर ही लेना यार, अनाज अनाज तो कर लेना, इसमें से तो आएगा ना। कुटकी का कुटकी है ना। और सेटारिया इटालिक। अच्छा, यही तो क्या मार दो तुम। तो इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो तुम, खाली रीडिंग मार रहे हो एग्रोनॉमी में। तुमको देखना प्रोसो मिलेट का नाम क्या? प्रोसो मिलेट, प्रोसो मिलेट चीना। पेनिकम मेलियासिया। वनस्पति नाम लेट हो गए तुम, खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आने दो मेजर टेस्ट में 4-5 वानस्पतिक नाम दूंगा, फिर घर वालों को फोन लगा के रिजल्ट भी बताऊंगा कि बधाई हो, आपका प्रोडक्ट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। चले आगे। चलो, अब अगला जो वर्गीकरण है वो है कुलों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? अब कुलों के आधार पर सब्जी वाले तो याद नहीं करना अपने, सिर्फ फसलों वाले याद करना है ना। तो मैं इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ। जैसे जितनी अनाज वाली फसलें हैं, जितने भी चारे हैं, गन्ना और हाथी घास, ये सब ग्रेमिनी कुल की फसलें। इनकी पत्तियां सक्रिय होती है, इनकी जड़ें रेशेदार होती है, ये सब पढ़ा दिया मैंने अनाजों में तुमको, है ना। घास कुल पोएसी वाली फसलें, सभी अनाज आ जाएंगे एक साथ, है ना। सभी चारे आ जाएंगे, बांस गन्ना और हाथी घास, 3 एक्स्ट्रा। बांस गन्ना हाथी। अपन जितने भी कुल पढ़ रहे हो उसमें C4 पौधे सिर्फ इसी कुल में संभव है। अच्छा, और आगे चले। मक्का ज्वार बाजरा गन्ना। दूसरा कुल है लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। तो इसमें सभी दलहनी फसलें आएंगी। तिलहन में से आएगा मूंगफली और सोयाबीन, चारे में से आएगा रिजका बरसीन, और मसाले में से आएगा मेथी। तो बीजी मसालों का कुल तो अम्बेली फेरी है, पर मेथी का कुल लेग्यूमिनेसी। ठीक है। फिर अगला कुल है सोलेनेसी। गब्बर सिंह की फैमिली, भंडारे वाली सब्जी, आलू टमाटर बैंगन मिर्च, अश्वगंधा धतूरा तंबाकू। ये तो हॉर्टिकल्चर की फैमिली है ना, अपने तो खाली आलू और तंबाकू ही है एग्रोनॉमी में। फिर अगला कुल आता है मालवेसी।
कपास, भिंडी, पटसन, गुड़हल। फिर अगला आता है क्रूसीफेरी, गोभी वर्गीय और सरसों वर्गीय, मूली, शलजम एक्स्ट्रा। फिर अगला कुल आता है कंपोजिटी, एस्टरेसी, सूरजमुखी और कुसुम और रामतिल और गेंडा। फिर अम्बेली पेरी, बीजी मसाले, हाँ, कुकुरबिटेसियम सभी कद्दू वर्गीय, तरबूज, खरबूज, कद्दू, टिंडा, लौकी, परवल, करेला, कुंदरू, है ना। फिर छिनोपोडियम है, छिनोपोडियम एल्बम बथुआ, है ना। बीटा वल्गेरिस और बीटा वल्गेरिस बेंगालेंसिस, पालक, चुकंदर और बथुआ। फिर इसके बाद आएगी पेडालिएसी, तिल, टिलिएसी में फलसा, है ना, और लिनिएसी में लिनसीड यानी अलसी। बस और क्या, खत्म। ओए ओ भाई ओए, यस यार, इसमें सेव क्यों नहीं हो रहा मामला, वापिस करूं? CH1 2 and तारीख कितनी है? 16 और 12 32 कहाँ होता है?